गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप हिंदी का काम ध्यानपूर्वक सुनकर और निष्ठापूर्वक अपनी हिंदी भी कॉपी पर करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक हिंदी 8वीं श्रेणी पाठ नंबर 8 बस चुप भली करवाने जा रही हूँ, जो कि पेज नंबर 44 और 45 पर है। यह डॉक्टर संसार चंद द्वारा लिखित है। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें ये समझाना चाहता है कि चुप रहने में ही भलाई है। वास्तव में ही एक चुप सो सुख एक सच्चाई है। कैसे, हम ये जानेंगे और पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 बस चुप भली पेज नंबर 44 पर। अपने मेहरबान बुजुर्ग प्राय एक ही बात दोहराते हैं कि एक चुप सो सुख। सभी आफत मुसीबतों से बचने के लिए ही रामबाण औषधि है। रामबाण औषधि अचूक दवा, जुबान पर लगाम और सब काम सिद्ध। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी, हमें बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि एक चुप में सौ सुख होते हैं। सभी मुसीबतों से बचने के लिए हमारे पास केवल एक ही दवा है कि जुबान पर लगाम लगाना और सब अपने जो काम है वो उनको सिद्ध करना। कई बार सोचता हूँ कि आखिर हम आंवलों के स्वाद और बुजुर्गों की सीख से क्यों परहेज करते हैं। मानता हूँ कि जुबान दराजी बुरी आदत है, परंतु सवाल ये है कि कोई जुबान दराज क्यों बनता है। कस भर की जुबान मुंह से बाहर निकलकर क्यों जहर उगलने लगती है। इसलिए कि हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हमें बुरा लगता है, कुछ ऐसा सुन लेते हैं जिसको सहन नहीं कर पाते। उस समय बुजुर्गों की तमाम नसीहतें ताक पर धरी रह जाती हैं, नसीहतें उपदेश, और हम अपनी तेज जुबान का शस्त्र संभालकर मैदान में कूद पड़ते हैं। बेटा, यहाँ पर लेखक ये समझाने की कोशिश करा है कि युगों से जो समझदार लोग हैं वो सभी प्रकार की मुसीबतों से बचने के लिए एक ही बात करते आए हैं, वो है एक चुप सो सुख। और जुबान पर लगाम लगाने से हमारे जो सभी काम हैं शीघ्रता और शांति से पूरे हो जाते हैं। और जब हम किसी से जुबान दराजी करते हैं तो हमारे बने बनाए काम जो है वो बिगड़ जाते हैं और झगड़े का रूप धारण कर लेते हैं। वहाँ जो बुजुर्गों की जो उपदेश है वो कोई काम नहीं कर पाते। इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक युग में वाणी संयम होता है कि अपनी आवाज़ में, अपनी वाणी में संयम लाना, शांति लाना और चुप साधना यानी कि चुप रहना का दर्जा किसी भी योग साधना से कम नहीं रहा। अपने जमाने का महामूर्ख और कालाक्षर भैंस बराबर मानने वाला कालिदास केवल बस चुप बलि के प्रभाव से ही दुश्मनों की छाती पर मूंग दलकर एक परम रूपवती राजकुमारी ब्याह लाया था। और दूसरी तरफ अपने युग के सबसे बड़े दार्शनिक मंसूर जॉब्स चुप भली के स्थान पर अपनी बात कहकर ही दम लेते थे, फांसी का फंदा चूमने पर मजबूर हुए। बेटा, यहाँ पर लेखक ने दो उदाहरणें दी हैं। पहली उदाहरण जिसमें चुप रहने का फायदा बताया गया है, लाभ बताया गया है, और दूसरा उसका नुकसान। बेटा, पहले फायदे में उन्होंने यहाँ पर कालिदास की उदाहरण दी है, जो कि काला अक्षर भैंस बराबर, जो कि अनपढ़ था, नीरा अनपढ़ था। वो कालिदास चुप भली के प्रभाव से दुश्मनों की छाती पर मूंग दलकर यानी कि दुश्मनों के बीच रहकर उनकी जो बहन थी एक परम रूपवती राजकुमारी, उसको ब्याह कर ले आया था। और दूसरी तरफ जो दार्शनिक फिलोसफर मंसूर जॉब्स था, वो बहस करने के कारण फांसी के फंदे पर लटकने के मजबूर हो गया। इसी तरह एक और उदाहरण यहाँ पर दी है कि अपनी मधुर कविताओं के बल पर लोगों के दिलों पर राज्य करने वाले प्रसिद्ध कवि रहीम भी अपने जीवन के आखिरी दिनों में इस निर्दयी जुबान के कारण इस तरह परेशान हुए कि बस दोनों कान पकड़कर बैठ गए और एक दोहा कह गए जो उनके दिल की सच्ची स्थिति बयान कर देता है। रहीमन जी हा बावरी के रहीम जी कहते हैं कि ये जो जीव है वो बावरी है, पागल है, कही गई स्वर्ग पताल। ये स्वर्ग और पताल की बहुत सारी बातें कर जाती है। आप तो क्या बीतर गई, ये सच्ची और बुरी बातें कहकर, सही और गलत बातें कहकर आप तो खुद वापस अंदर चली जाती है। जूती खाद का पात, और जूती खाने के लिए और जूतियाँ खाने के लिए जो खोपड़ी है उसको आगे कर देती है। इसमें रहीम जी का कहने का क्या भाव है कि हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए, व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए। पिछले चुनावों का जिक्र है कि मेरे दो मोहल्लेदार विधानसभा के लिए लंगर लंगोटे कसकर मैदान में कूद पड़े। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, नौकर ने दरवाजा खोला और एक साहिब अंदर आ गए। मैं सोफे पर अखबार पढ़ता पढ़ता ऊँग रहा था। मैं अध जगह सा देख रहा था, कोई आ रहा है।
मगर एक और खराटे भर लेना चाहता था। इतने में फिर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला और एक और सज्जन तेजी से अंदर घुस आए। मैंने अंगड़ाई लेते हुए उठने का अभिनय नाटक किया और देखा सामने खन्ना साहिब खड़े हैं। अचानक सिरहाने की ओर से आवाज़ आई, हम भी आए हैं और खन्ना साहब के आने से पहले खड़े हैं। खन्ना साहब की दलील ये थी कि मेरी निगाह पहले उन पर पड़ी थी। अब वे दोनों मुझ पर अपना अधिकार जमाने के लिए पहले मैं का राग अलापने लगे। मैंने जब बात बढ़ती देखी तो दोनों को बैठने का इशारा किया। दोनों जिद करने लगे कि मैं उनके चुनाव अभियान का तमाम कामकाज संभाल लूं। मुझ पर दोनों के काफ़ी एहसान थे। मेरी चटोरी जबान उनका नमक खा चुकी थी जिसका वे हक मांग रहे थे। अब मैं किस तरह बच निकलता। मैं हनुमान चालीसा और संकट मोचन दोनों स्तोत्रों का मन ही मन पाठ करने लगा। बेटा पेज नंबर 45। तभी एक तरकीब लड़ गई। मैंने कागज़ पर लिखकर उन्हें बताया कि आज मेरा मौन व्रत है, कल प्रातः दर्शन दीजिएगा, तब कोई न कोई हल निकलेगा। वे तत्काल अपना सा मुँह लेकर चले गए और मैं बस चुप भली का सहारा लेकर दूसरे दिन अपनी पहली फ्लाइट से दिल्ली चला गया। बेटा इस पैरे में कवि ने कितनी अच्छी उदाहरण चुप रहने के लाभ की बताई है कि कवि अर्ध नींद में सोफे पे बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी वहाँ उनके दो मित्र पधारे जो कि उनके चुनाव अभियान में मदद करना चाहते थे। दोनों ही एक से बढ़कर एक, जिन्हें ना करना लेखक के लिए बहुत मुश्किल था। वहाँ पर लेखक ने मौन व्रत का सहारा लेकर अपना काम सिद्ध किया और बुराई और झगड़े से बच गए और वह मित्र अपना सा मुँह लेकर वापस लौट गया। यहाँ पर बस चुप भली शीर्षक सार्थक सिद्ध हुआ और चुप रहने का फायदा भी पता चला। बेटा लेखक ने अगले पैरे में भी चुप रहने का एक और फायदा बताया है, एक और लाभ बताया है कि अभी कुछ दिन पहले दफ्तर में बिहारी लाल और मुरारी लाल का झगड़ा हो गया। नौबत हाथों पाई तक पहुंच गई। जो कुछ भी हाथ लगा एक दूसरे पर पटक दिया। अच्छा खासा हंगामा हो गया। बड़े साहिब तक खबर पहुंच गई। दोनों ने मुझे मौके के गवाह के रूप में तलब करवाया। आखिर मेरी पेशगी की घड़ी सिर पर आ गई। उससे पहले बिहारी लाल और मुरारी लाल दोनों मुझसे अलग अलग मिल चुके थे, दोस्ती का वास्ता डालकर फुसला भी चुके थे और चलते चलते डरा धमका भी चुके थे। दोस्तों का विचार था कि मैं साहिब के आगे मामला गोल मोल कर जाऊं, अन्यथा मेरा अपना बिस्तर भी गोल हो सकता है। मुझे इस संकट से बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। आखिर गवाही देते वक्त मैंने भयंकर खांसी के दौरे का वह नाटक किया कि सांस रोककर वहीं लुढ़क गया। मुझे फौरन डिस्पेंसरी पहुंचा दिया गया, मगर बिहारी और मुरारी दोनों मुझे अपराधी मानते हैं क्योंकि साहिब ने दोनों की तरक्की रोक दी थी। बेटा यहाँ पर लेखक ने समझदारी दिखाते हुए दोनों के झगड़े में ना पड़कर बीमारी का बहाना लगाकर उनकी इस मुसीबत से बाहर निकले। लेकिन यहाँ फिर क्या काम आई? चुप रहना अर्थात मौन रहना। अगला पैरा देखो बेटा। बात पुरानी हो चुकी है परंतु इसे भूल जाना संभव नहीं। अपने मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग मेरे यहाँ पधारे। उनके होनहान पुत्र की कोई देखने आ रहे थे। वे मेरे मेहमान खाने में उनकी शराफत की नुमाइश लगाना चाहते थे। जहाँ पर उनकी शराफत का सवाल था इसे जमाना जानता था। शहर के थाने तक में इसकी शोहरत फैल चुकी थी। मैं भी इस बिन बुलाई आफत से घायल नहीं होना चाहता था, इसीलिए बस चुप भली पर अमल करना चाहता था। मगर वे पहली ही लड़की वालों को मेरे यहाँ निमंत्रण कर चुके थे, इसलिए मेहमान खाने के साथ साथ मेहमानों को खाना भी देना पड़ा और अपने घर में खुद मेहमान बनना पड़ा। लड़के का बाप अपने बेटे की नेक चलनी और कारोबार की प्रशंसा कर रहा था। बात बात पर मेरी गवाही पर जोर दे रहा था। मैंने बस चुप भली का सहारा ले रखा था, मगर हूँ हाँ जी हाँ किए बिना कोई चारा ना था। आखिर बात पक्की हो गई, शादी भी हो गई, मगर मेरा मेहमान खाना अब भी लड़की वालों के लिए आए दिन के झगड़ों का पंचायत घर बनकर रह गया है। अब सोचता हूँ कि जल्दी कोई किराए का मकान तय करके यहाँ से निकल भागूं। बेटा यहाँ पर भी चुप रहने का लाभ भी बताया गया है कि चुप रहने में ही भलाई है। अगला पैरा देखो बेटा। किस्सा संक्षेप में ये है कि बात कोर्ट कचहरी की हो या शादी मंगने की, चुनाव की हो या उपचुनाव की, सिफारिश की हो या गवाही की, पंचायत की हो या नगर पालिका की, जमानत की हो या अमानत की, 3 की हो या 13 की, आप इससे दूर भागिए। बेटा यहाँ पर कवि का कहने का भाव है कि हमें लड़ाई झगड़ों से, व्यर्थ की बातों से दूर ही रहना चाहिए।
यदि ये मंजूर नहीं तो जुबान भी खोलनी पड़ेगी। अगर इन सब से आप दूर नहीं रह सकते तो आपको क्या है, अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी और इसमें से जो रस भी बरसेगा, जुबान के रस के मजे आपको बातें बता ही चुका हूँ। फिर एक अंतिम चेतावनी सुन लीजिए। रसना के रस बहुत है, बिन बोले ही लूट, बोलेगा पछताएगा सरदुन अरे खसूट। कहते हैं कि इस जीव के जो रस है वो बहुत है, जिसे बिना बोलकर ही हम लूट सकते हैं। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलेगा वो बाद में पछताएगा और हमेशा पछताता ही रहेगा। बच्चों, आज मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया जिसमें हमने ये जाना कि व्यर्थ बोलना गलत है। जहाँ समझदारी हो वहीं बात करें, बात भी सिर्फ उतनी जितनी की ज़रूरत हो। लेखक का ये मानना है कि चाहे कोर्ट कचहरी है, शादी मंगनी है, चुनाव उपचुनाव है, सिफारिश है, गवाही है या फिर किसी की जमानत आदि से हमें दूर रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जुबान अवश्य हमें खोलनी पड़ेगी और हमें मुफ्त में परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए विद्वानों के अनुसार एक चुप सौ सुख कहावत बिल्कुल सही है। अब मैं बेटा इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पूछने जा रही हूँ, जिसको आपने इस वीडियो को सुनकर उत्तर देने हैं और साथ ही साथ अपने स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। प्रश्न नंबर बेटा पहला, बस चुप बलि के लेखक का क्या नाम है? प्रश्न नंबर दूसरा, जब सब आफतों से बचने की रामबाण औषधि क्या है? प्रश्न नंबर तीसरा, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 4, जुबान दराजी के कारण मंसूर का क्या परिणाम हुआ? प्रश्न नंबर 5वां, गवाही देने के समय लेखक ने क्या नाटक किया? प्रश्न नंबर 6वां, दफ्तर में झगड़ा किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ और उन दो व्यक्तियों के नाम क्या थे?